आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो मेरे हिसाब से यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो 5 पिलर्स पे टिका हुआ है। नाउ उसके कुछ वेरिएशंस, न्यूएंसेस या माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 पिलर्स हैं ये सब के लिए समझने बहुत ही ज़रूरी है। वेलकम टू दाल फुल्का एंड फाइनेंस। किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ, और मैं हूँ अमरदीप मान। तो चलिए बात करते हैं कि ये 5 पिलर्स हैं कौन से। तो जो आपका पहला पिलर है वो है बैंकिंग, दूसरा पिलर है आपका क्रेडिट, तीसरा पिलर है टैक्सेस, चौथा पिलर है इन्वेस्टिंग एंड रिटायरमेंट, और पांचवा पिलर है आपका इंश्योरेंस। जो आप ये सारी मेहनत कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो आइए डीप डाइव करते हैं हम सबसे पहले पिलर के बारे में, जो है बैंकिंग। तो बैंकिंग आप मतलब तो समझ ही गए होंगे कि आपका एक अकाउंट, जो सबसे मेन अकाउंट होगा वो होगा चेकिंग। ये मान लो आपकी जेब है, यहाँ आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी डलवाएगा और यहाँ से फिर आपका पैसा अलग अलग जगह जाएगा। उसका क्या मतलब है, इसको हम पास थ्रू अकाउंट बोलते हैं। यहाँ अपने पैसे रखने नहीं है। इस अकाउंट का काम क्या है, ये एज अ पास थ्रू अकाउंट एक्ट करेगा। यहाँ से आपके बिल्स जाएंगे, यहाँ से आपकी मॉर्टगेज जाएगी, यहीं से आपके इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे, यहीं से आपका इंश्योरेंस जाएगा। तो सारा पैसा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अकाउंट पैसे रखने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपको पैसा अच्छा लगता है उसमें देखना, तो $2,000-2,500 रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ आपने पैसा सेव नहीं करके रखना है, इसको एज अ पास थ्रू अकाउंट कंसिडर करना है। ठीक है, समझ गए? तो इसको बोलते हैं चेकिंग अकाउंट। अब दूसरा जो मेन अकाउंट है वो है सेविंग्स। ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट नहीं आपने खुलवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा चेकिंग अकाउंट चेज़ बैंक में है, मेरा सेविंग्स अकाउंट वहाँ नहीं है, क्योंकि वो जो रेट देते हैं, जो आपका ब्रिक एंड मोटर बैंक है जो आपके घर के पास है, वो अच्छा रेट नहीं देते सेविंग्स। तो वहाँ आपने नहीं खुलवाना। अगर वो बोलेंगे भी तो आपने कहना नहीं, मुझे सिर्फ चेकिंग खुलवाना। सेविंग्स अकाउंट आपको चाहिए हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। आज की डेट में जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3 to 4% है। ठीक है, सो 3 to 4% आपको मंथली उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें कौन से पैसे रखने हैं? आपके इमरजेंसी सेविंग्स हैं जो, वो वहाँ रखिए। आपने जो अगले 4-5 साल में पैसा यूज़ करना है वो आप वहाँ रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्लान कर रहे हैं, आपने घर ख़रीदना है या आपने कार ख़रीदनी है, या कुछ भी आपको जो एक्सपेंसेस लगते हैं आपके 4-5 साल में आने वाले हैं, वो आपने वहाँ रखने हैं हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है, अब कुछ लोग डिबेट करेंगे क्यों ना मैं मार्केट में लगा दूँ या मैं स्टॉक्स ख़रीद लूँ। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि मान लो अगर 5 साल जब आपको पैसे की ज़रूरत हुई, 5 साल बाद जब आपको पैसे की ज़रूरत हुई और स्टॉक मार्केट तब नीचे हुई, तो आपको 30-40% कट लेना पड़ेगा फालतू में। तो वो नहीं करना। ठीक है, अगले 4-5 साल के पैसे आपने, जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उसको आपने हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखना। फिर तीसरा अकाउंट है ब्रोकरेज। अब ये जो सारे अकाउंट्स हैं, चेकिंग, सेविंग्स, इनमें आप स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। तो आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए, बॉन्ड्स खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होगा। वो क्या करता है, इट्स लाइक अ चेकिंग अकाउंट फॉर योर स्टॉक्स। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप ब्रोकरेज अकाउंट में करेंगे। वहाँ आप स्टॉक्स खरीदेंगे, वहाँ आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। आपको जो भी इंडेक्स फंड, ETFs, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा ये क्या होती हैं। बस अभी के लिए ये जान लीजिए कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए। कहाँ खुलवाना है, कहाँ नहीं खुलवाना, वो भी बात करेंगे, मेरे कहाँ पे हैं।
सब बताऊंगा, बस अभी जान लो कि ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए। तो ये 3 मेन अकाउंट मुझे लगता है सबके पास होने चाहिए। चलो अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बट आपको डेफिनेटली चेकिंग चाहिए होगा और सेविंग्स चाहिए होगा आपकी इमरजेंसी सेविंग्स के लिए। इमरजेंसी फ़ंड हम उसको बोलते हैं, उस पर भी एक पूरा एपिसोड है, वो कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ करना है इमरजेंसी फ़ंड। और ये सारे अकाउंट्स में FDIC इंश्योरेंस होता है, असेंशली वो आपको US गवर्नमेंट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक डूब गया तो आपको, और आपका मान लो $5 लाख आपके हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में थे, ठीक है, आप घर खरीदने वाले थे या कुछ भी खरीदने वाले थे, या आपको कैश अच्छा लगता रखना, और वो बैंक डूब गया तो आपको 2.5 लाख वापस मिल जाएंगे, वो FDIC इंश्योर्ड है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। तो ये हो गया पहला पिलर, बैंकिंग। अब आपका दूसरा पिलर कौन सा है? दूसरा पिलर है क्रेडिट स्कोर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्कोर डिसाइड करेगा कि आपको कार की मॉर्टगेज, होम की मॉर्टगेज या कोई भी मॉर्टगेज मिलती है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो ये वेरी करता है एनीवेयर बिटवीन 300 to 850 के बीच में, ठीक है। तो अगर आपका 740 या 750 एंड अबव है तो यूजुअली यू विल गेट द बेस्ट रेट्स, राइट। तो ये डिसाइड करता है कि, तो आप इसको समझ लीजिए ये आपका एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है एक तरह से, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के तरीके हैं अगर आपका कम है, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। इसको हम अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे, क्रेडिट अलग कर देंगे, स्कोर अलग कर देंगे। बट अभी के लिए इतना जान लो कि इसकी रेंज है 300 to 850, और अगर आपका 750 से अबव है तो यूजुअली यू विल बी फाइन, यू विल गेट द बेस्ट रेट्स। अब ये आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ती है और फिर क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे आपका बढ़ता है और बनता है। तो जो तो US में ऑलरेडी हैं तो उन्हें यह सब पता है, बट अगर आप नए आए हैं US में तो आपका क्रेडिट स्कोर होगा 0। तो आप फिर कैसे शुरू करेंगे ये? तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी यूनिवर्सिटी में एक बैंक रहता है, तो अगर आप लकी हैं तो वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, ठीक है। अगर वो नहीं देते, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं मिला था मेरी यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या करना होगा, तो आप अपने जो भी यहाँ जहाँ भी आपका चेकिंग अकाउंट है उस बैंक में जाइए, वो आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड दे देंगे। अब उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि आप बैंक को कुछ पैसे अपनी तरफ से देंगे पहले, लाइक आप उन्हें बोलेंगे, आप उन्हें $1,500 दे देंगे तो वो आपको कोलेट्रल रहेगा, तो आपने $1,500 गिरवी रख दिए वहाँ पे। तो अब बैंक क्या करेगा, वो पैसे अपने पास रख लेगा और आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा उस लिमिट तक का। तो आपने 1,500 दिए, उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, लिमिट होगी 1,500। तो आप फिर उसको यूज़ करना शुरू करेंगे एवरी मंथ, ठीक है। फिर जितने की भी यूजेज हुई वो आपको बिल भरना है उतना। इस तरह से आप क्रेडिट हिस्ट्री अपनी बनाएंगे। नाउ एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, ये जो आप यूज़ करेंगे ये वो ही नहीं यूज़ करेंगे आप जो आपने बैंक को 1,500 दिए हैं। जो भी आप यूज़ करेंगे वो आपको खुद जेब से देना पड़ेगा दोबारा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले महीने 500 के बिल्स या एक्सपेंसेस आए आपके क्रेडिट कार्ड में, ठीक है, तो वो 500 आपको खुद से भरने पड़ेंगे, वो 1,500 बैंक के पास ही पड़ा है। सो मेक श्योर आप यहाँ पे मतलब गलती ना करें, ठीक है। तो होगा क्या बाद में, जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी डेवलप हो जाएगी, लेट्स से इन 12 मंथ्स या 18 मंथ्स, और आपने सारी अपनी जो बिल्स हैं टाइम पे भरे, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ नहीं है और सब सही है, तो बैंक आपको वो जो आपके 1,500 उन्होंने लिए थे वो आपको वापस कर देगा और क्रेडिट कार्ड आपका वैसा ही रहेगा, यू कीप यूजिंग इट। और अगर आप अच्छे से उसको यूज़ करते रहेंगे
कोई उस पर ड्यूज़ नहीं रखेंगे, लेट पेमेंट्स नहीं देंगे, तो वो उसकी लिमिट भी इंक्रीज़ कर देंगे बाद में अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से सिक्योर क्रेडिट कार्ड काम करता है। तो अगर आपके पास अभी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप ये राउट फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पिलर, क्रेडिट। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की। तो आपका तीसरा पिलर क्या है? टैक्सेस। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी के W2 एम्प्लॉई हैं तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको खुद से अपने टैक्सेस कैलकुलेट नहीं करने, वो ऑलरेडी आपके पे चेक में से टैक्स पहले निकालेंगे एंड देन जो पैसा बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, जिसको हम इन हैंड पे बोल देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी। आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही होती है, दैट इज़ मैंडेटरी। April 15 उसकी डेडलाइन रहती है हर साल, तो आपको वो करनी ही है, देयर इज़ नो वे अराउंड इट। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप गवर्नमेंट को बताते हो कि मैंने इस साल इतने पैसे कमाए, या सॉरी लास्ट ईयर इतने पैसे कमाए। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने लास्ट ईयर ज़्यादा टैक्स पे किया तो आपको टैक्स रिटर्न आएगी, थोड़े पैसे वापस आएंगे जितने भी आपने एक्स्ट्रा पे किए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने कम टैक्स पे किया पिछले साल तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे IRS को, जितना भी गैप है। IRS क्या है? इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो कि पूरे टैक्सेस US के एनीथिंग रिलेटेड टू टैक्सेशन वो देखते हैं। तो ठीक है, कम पैसे कटवाए टैक्स में तो पैसे देने पड़ेंगे IRS को, ज़्यादा पैसे कटवाए तो आपको रिफ़ंड आएगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि मुझे ज़्यादा पैसे कटवाने हैं टैक्सेस में या कम कटवाने हैं? ये डिसाइड होता है W4 फॉर्म के थ्रू। जब आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, राइट, तो आपको वो एक फॉर्म देते हैं W4, तो वो आपको फिल करना होता है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं और जो भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे उस हिसाब से आपके टैक्स या तो ज़्यादा कटेगा या कम कटेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे पे चेक में ज़्यादा पैसे चाहिए या मुझे पे चेक में कम पैसे चाहिए। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए पे चेक में तो आप टैक्स कम कटवाएगा और एंड में आपको जब आप टैक्स फाइल करोगे तो आपको IRS को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप ज़्यादा पैसे कटवा रहे हो टैक्स में, पे चेक आपका कम है, तो आपको टैक्स रिटर्न आएगी। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोनों के बेनिफिट्स बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरा पे चेक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो वेल एंड गुड, आप वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, राइट, कुछ भी कर सकते हो, इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। बट आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना फिर कि मुझे जब मैं टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा तो मुझे IRS को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने वो पूरा साल एक्स्ट्रा जो मनी था पे चेक में एंजॉय किया, तो अभी मुझे देने पड़ेंगे वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए अच्छा है एसेंशली कि आप गवर्नमेंट को फ्री लोन नहीं दे रहे, आप गवर्नमेंट को पैसा अपना रखने के लिए नहीं दे रहे पूरा साल, वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। CD बनवा लो, हाई यील्ड सेविंग्स में डलवा लो, तो आपको 3 to 4% आज के मार्केट रेट के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बट और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मुझे लगता था ओह वाह गवर्नमेंट ने मेरे पैसे वापस कर दिए, बट ये नहीं पता था कि मैंने एसेंशली गवर्नमेंट को फ्री लोन दे दिया 0% पे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने कम पैसे कटवाए एसेंशली, राइट, ज़्यादा पैसे कटवाए टैक्स में और पे चेक आपका कम था। अब आपको टैक्स रिटर्न वापस आएगी। कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये कि मुझे पता है कि मैं जब अप्रैल में टैक्स फाइल करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे वापस आएंगे और मैं अपने हिसाब से इन्हें यूज़ करूँगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है और बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप उतने ही टैक्स पे करें जितना आपका बनता है, बट वो फिर आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे W4 में,
अगर मैं उनके अंदर जाऊंगा तो वो फिर थोड़ा एपिसोड लंबा हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना समझना है कि आपको टैक्स रिटर्न वापस चाहिए, राइट, अप्रैल 15 के अराउंड, या आपने IRS को पैसे देने हैं, वो आपके ऊपर है, वो आपकी प्रेफरेंस है। अच्छा, एक और बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि USA में टैक्स रेट मार्जिनल होता है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपको किसी ने बोला कि 24% टैक्स करता है। दैट डजंट मीन कि आप, लेट्स से आपकी इनकम $100,000 है पर ईयर, दैट डजंट मीन कि आपके 24,000 टैक्स में कट गए। वो पूरी सैलरी पे 24% नहीं लगता। तो वो उन्होंने काइंड ऑफ सीढ़ियाँ बनाई हैं, लैडर्स, राइट, मार्जिनल टैक्स रेट की। तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स से आपकी 100,000 पे थी, वो एग्जांपल लेते हैं, तो आपके जो पहले $25,000 हैं, ठीक है, जो करंट रेट है 2026 का, इट्स $0 to $24,800, बट सिंप्लिसिटी के सेक के लिए हम 25,000 कह देते हैं उसको, ठीक है। तो आपके पहले 25,000 पे 10% टैक्स लगेगा, फिर 25,000 से 1 लाख पे 12% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो पूरी सैलरी पे 12% नहीं लगा, 25,000 से 1 लाख पे 12% लगा। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से यू आर फाइलिंग मैरिड, फाइलिंग जॉइंटली, राइट, कि आप और आपके स्पाउस दोनों काम करते हैं, और अब देखते हैं फिर ये कैसे मार्जिनल टैक्स रेट काम करेगा। तो लेट्स से आपकी इनकम 300,000 है पर ईयर, ओके। दैट डजंट मीन कि आपको 300,000 पे 24% ब्रैकेट, पूरा 24% टैक्स आपके 300,000 पे लगेगा, राइट। तो होगा क्या, अगेन पहले 25,000 पे 10%, फिर 25,000 से 1 लाख पे लगेगा आपका 12%, 1 लाख से 2,11,000 तक लगेगा 22%, और 24% जो लगेगा आपका 2,11,000 से 3 लाख पे, वो कितने हो गए, अराउंड $89,000 हो गए। तो असेंशली आपने 24% टैक्स दिया सिर्फ $89,000 पे, ठीक है। तो ये बात समझनी ज़रूरी है, मुझे बहुत लेट समझ आई थी। तो US का टैक्स है वो मार्जिनल टैक्स रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा पिलर, टैक्सेस। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, रिटायरमेंट एंड इन्वेस्टिंग, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक अकाउंट देगा 401 के, ठीक है। ये कोई हाईवे का नाम नहीं है, ये अकाउंट का नाम रहेगा 401 के। तो आपका पे चेक आएगा, और आपने जितनी भी कंट्रीब्यूशन चूज़ की है, कि सपोज़ आपने कहा कि मैं पर ईयर 6% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ 401 के में, तो वो पे चेक में से लेट्स से अगर आपकी सैलरी 100,000 है तो वो 6,000 एवरी ईयर आपके 401 के अकाउंट में डलवा देंगे, ठीक है, सिंपल। और ये कंट्रीब्यूशन आपने चूज़ करने होते हैं, आपकी मर्जी है। आप, ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपको कंट्रीब्यूट करना ही है, बट प्लीज़ ज़रूर करिए, रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन आप ज़रूर करिए। एटलीस्ट एम्प्लॉयर मैच तो ज़रूर लेना। बटर चिकन खाना छोड़ दो, बट एम्प्लॉयर मैच नहीं छोड़ना है, वो ज़रूर लेना है, वो फ्री मनी है। चलो उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या होता है। तो आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि वो विल मैच 100% फॉर अप टू 6% ऑफ योर सैलरी। काफ़ी सारी इंग्लिश हो गई, इसको तोड़ते हैं। तो बोल रहे हैं कि हम 100% मैच करेंगे अप टू 6% ऑफ योर सैलरी। तो चलिए अपने एग्जाम्पल पे दोबारा जाते हैं। तो आपकी सैलरी थी 1 लाख, तो उन्होंने कहा आप 6% कॉन्ट्रीब्यूट करो, हम उसका 100% आपको देंगे। तो आपने 6% कॉन्ट्रीब्यूट किया 6,000, तो 100% वो भी देंगे, तो 6,000 वो डलवाएंगे, तो टोटल कितना हो गया 12,000। तो वो जो 6,000 एम्प्लॉयर ने दिया वो फ्री मनी है, वो नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। तो इतना आपने ज़रूर कंट्रीब्यूट करना है कि आपको
एम्प्लॉयर का मैच ज़रूर मिले। अगर आप नहीं कंट्रीब्यूट करोगे तो वो मैच भी नहीं देंगे। बहुत ज़रूरी है समझना। जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटा, गूगल, एप्पल, ये तो 50% कंट्रीब्यूट करते हैं जितना भी आप करोगे। एग्जांपल लेते हैं कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है वो है 24,000 ओके पर ईयर फॉर एन इंडिविजुअल। तो अगर आप 24,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर उसका 50% दैट इज़ 12,000, तो आपका 36,000 पर ईयर 401k में जा रहा है। गारंटी देता हूँ अगर ये आप कर लोगे तो आप अर्ली रिटायर हो सकते हो। ठीक है, अर्ली रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, कैसे करना है, वो सब हम इट्स अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डेट। बस इतना समझ लो अभी कि आपने एम्प्लॉयर मैच नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉयर मैच की बात। अब 401k में दो ऑप्शंस रहते हैं, सिंपल, अभी ये दोनों जानने ज़रूरी हैं। एक रहेगा ट्रेडिशनल 401k और एक रहेगा रॉथ 401k। ट्रेडिशनल को हम प्री टैक्स 401k भी बोल देते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आप टैक्स कब पे करोगे। देखो, गवर्नमेंट अपने टैक्स नहीं छोड़ेगी, अंकल सैम को अपना टैक्स चाहिए। अभी आपकी मर्ज़ी है, टैक्स आपने अभी पे करना है या बाद में पे करना है जब आप पैसे निकलवाओगे। ठीक है, चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने कहा नहीं, मुझे चलो मेरा अभी टैक्स ले लो, मैं अभी टैक्स पे करूँगा इस पैसे पे। तो ठीक है, तो आपने अभी टैक्स पे किया, तो आप जब 59.5 के जब आप रिटायर होगे, तब जब ये पैसे निकलवाओगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपकी ग्रोथ होगी वो टैक्स फ्री होगी। तो ये बहुत ही पावरफुल अकाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप $500 महीने के डलवा रहे हो, ठीक है, लेट्स से ओवर द कोर्स ऑफ 30 ईयर्स, ये लेट्स से 2.5 लाख आपने डलवाया अपने रॉथ 401k में, और 8% रिटर्न के हिसाब से एक रफ मैथ्स लगा लेते हैं। ठीक है, अगर ये पैसा हो गया 1 मिलियन के बराबर, यानी कि 10 लाख, तो 2.5 लाख पे आपने टैक्स दिया है। जो 8.5 लाख है वो पैसे की वो ग्रोथ है आपकी। आपने सिर्फ 2.5 लाख दिया 30 साल में, 8.5 लाख पैसे की ग्रोथ हुई है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। 8.5 लाख आपका टैक्स फ्री है। तो बहुत ही पावरफुल अकाउंट है रॉथ। ये रॉथ की बात है। अब आप कहोगे अच्छा फिर तो रॉथ ही अच्छा है, फिर मैं ट्रेडिशनल में क्यों करूं? ट्रेडिशनल के अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब सोचो ट्रेडिशनल में क्या कह रहे हो आप, अच्छा मुझे अभी टैक्स नहीं देना, मैं बाद में जब रिटायर होऊंगा मैं तब टैक्स दूंगा। ओके, ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो आपने क्या किया, पुराने एग्जांपल पे जाते हैं। आपने 1 लाख आपकी सैलरी थी, आपने 6,000 कंट्रीब्यूट किया एवरी ईयर। ठीक है, तो वो जो 6,000 एम्प्लॉई काटेगा वो आपके टैक्स निकलने से पहले ही कट जाएगा। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी उस ईयर की। तो 1 लाख की बजाय आपकी टैक्सेबल इनकम 94,000 रहेगी, क्योंकि वो 6,000 आपने टैक्स कटने से पहले ही निकाल लिया इनकम से। तो अब ये किन के लिए बेनिफिशियल है? ये अकाउंट उनके लिए बेनिफिशियल है जो इस टाइम हाई अर्नर्स हैं, जो मान लो 32% टैक्स ब्रैकेट में हैं या उससे ऊपर टैक्स ब्रैकेट में है। तो ये उनके लिए एज अ टैक्स शेल्टर बिहेव करता है ये अकाउंट। समझे बात को? क्योंकि अभी उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, और सपोज़ अगर वो इतना पैसा कमा रहे हैं अभी, जब वो रिटायर होंगे तो वो जल्दी रिटायर हो जाएंगे और उन्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब जो इतना कर रहे हैं तो तब उनकी इनकम कम होगी, तो वो कम टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, तो वो कम टैक्स देंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं मुझे अभी टैक्स नहीं देना, मैं तब दूंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, 60 साल का हो गया, तब मेरे से टैक्स ले लेना। समझ गए? दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है समझना। हाँ, रॉथ में ये है कि आपको फ़िक्र नहीं है दोबारा टैक्स देने की। ठीक है, एक तो मनी की ग्रोथ टैक्स फ्री हुई, दूसरा ये है कि आप डिपेंडेंट नहीं हो। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया जब आप 60 साल के हुए,
आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया उस पैसे पे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये हो गए दोनों ऑप्शन। और भी एडवांस ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेगा बैकडोर रॉथ IRA, या फिर आपका बैकडोर रॉथ IRA। ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे इनको, ओके। और अब चलो रिटायरमेंट में काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये रहता है कि अच्छा मतलब मैं भाई 60 साल तक पैसे निकलवा ही नहीं पाऊँगा। आप निकलवा सकते हो, बट आपको, अगर आप निकलवाओगे, एक तो आपको 10% पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपका टैक्स कटेगा आज की डेट के हिसाब से, ठीक है। अभी आप हाई अर्नर हो तो अभी आप उस पैसे पर टैक्स भी दोगे प्लस 10% पेनल्टी भी दोगे, तो जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। और दूसरा, आप बेफालतू में कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरप्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी रीज़न है। एक बात समझ लो कि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितनी कम उंगली करोगे ना उतना अच्छा है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं इंटरप्ट करना। यूजुअली लाइफ में क्या होता है कि आप जिस चीज़ पे जितनी मेहनत करते हो वो आपको उतना रिटर्न देती है, बट इन्वेस्टिंग में उल्टा है। उसमें जितनी कम उंगली करोगे, जितनी कम मेहनत करोगे, उस रिटायरमेंट अकाउंट को छोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरप्ट मत करो, तो उतना ही आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। और ऐसा नहीं है कि आपके पैसे लॉक हो गए, और भी तरीके हैं पैसे निकलवाने के, जैसे रॉथ लैडर होती है। ये सारे एडवांस टेक्निक्स हैं, मैं अभी इनमें नहीं जाऊंगा। अभी आपके लिए बस ये समझना ज़रूरी है कि दो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास और 401 के किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो एक IRA अकाउंट भी होता है, चलो वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट आप 7,000 साल का उसमें भी डलवा सकते हैं, बट इन सब अकाउंट्स में पैसे डलवाने के लिए आपको एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉयड हो तभी आपका एम्प्लॉयर आपको 401 के देगा। आपको ट्रेडिशनल 401 के अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए, ट्रेडिशनल IRA में पैसे डलवाने के लिए भी कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए आपकी। सो यू हैव टू बी एम्प्लॉयड, वैसे पैसे नहीं डलवा सकते, ठीक है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। स्पाउस का डिफरेंट है, स्पाउसल IRA होता है, वो एक एडवांस टॉपिक है अगेन, तो उस पर अलग से बात करेंगे, ओके। तो ये हो गए दो। और रिटायरमेंट की एक प्लीज़, आपने अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना है रिटायरमेंट में, ठीक है। तो पहले अपनी आप रिटायरमेंट सेट करो, ओके। देखो, आपको कोई लोन नहीं देगा रिटायरमेंट में, बच्चों को स्टडी लोन या कोई ना कोई लोन मिल जाएगा, वो फिगर आउट कर लेंगे, उनके पास पूरी लाइफ है। आपको कोई लोन नहीं मिलेगा रिटायरमेंट में। तो पहले अपनी रिटायरमेंट सेट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सेट हूँ, मतलब अगर मुझे 50-60 में रिटायर होना पड़े तो मेरे पास इतना है कि मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से रह लूँगा, तो फिर आप बच्चों की हेल्प करना शुरू करो। बट पहले बच्चे नहीं आपने प्रायोरिटी देनी, पहले अपनी प्रायोरिटी देनी है। एयरप्लेन में ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं ना, पहले आप अपना लगाओ फिर दूसरों की हेल्प करो, तो उस तरह से आपने सोचना इस बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा पिलर, रिटायरमेंट्स एंड इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं फाइनल पिलर की, जो है इंश्योरेंस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो इंश्योरेंस की कैटेगरीज बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस एंड होम इंश्योरेंस। तो ये 5 कैटेगरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस लॉ नहीं है कोई लेना, मैंडेटरी नहीं है लेना, आपका एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है एवरी ईयर। आपकी जब ओपन एनरोलमेंट आती है तो आप एनरोल करो ना करो, बट ज़रूर करना। अगर आपको लगता है मैं तो बहुत फिट हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, फिर भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा, बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी नुकसान हो जाएगा, 4-5 महीने की सैलरी जाएगी। और तो इसलिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे USA में, उसके बारे में भी बात करेंगे किसी एपिसोड में।
अभी के लिए आप सिर्फ एक चीज़ समझ लो, डिडक्टिबल। ठीक है, डिडक्टिबल क्या होता है कि हर साल वो जो आपने डिडक्टिबल अमाउंट ली, क्योंकि जब आप चूज़ करोगे हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, हाई डिडक्टिबल, लो डिडक्टिबल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन रहेगा कि मुझे 1500 डिडक्टिबल मेरा, एक ऑप्शन रहेगा 500। तो 1500 डिडक्टिबल का क्या मतलब है कि पहले 15, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, पहले 1500 जो उस साल का खर्चा आएगा वो आपको अपनी पॉकेट में से देना पड़ेगा। एंड देन द इंश्योरेंस विल किक इन। 1500 के बाद आपका इंश्योरेंस कवर करना शुरू करेगा। ठीक है, 80% करेगा, 90% करेगा, ये आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है उस पर डिपेंडेंट है। लो डिडक्टिबल में आपने कहा कि मुझे 500 डिडक्टिबल रखो मेरा, तो उस केस में आपको सिर्फ 500 आपका आउट ऑफ पॉकेट जाएगा उस ईयर में, बाकी इंश्योरेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाई डिडक्टिबल, लो डिडक्टिबल। डिफरेंस क्या रहेगा, जो लो डिडक्टिबल प्लान रहेगा उसका मंथली प्रीमियम ज़्यादा रहेगा और हाई डिडक्टिबल का मंथली प्रीमियम कम रहेगा। डिडक्टिबल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप हाई डिडक्टिबल हेल्थ प्लान चूज़ करते हो आपको एक अकाउंट मिलता है, HSA, हेल्थ सेविंग्स अकाउंट, और ये सबसे पावरफुल अकाउंट है। आपके 401 के, रॉथ, ब्रोकरेज, इन सारों में से ये पावरफुल अकाउंट है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, इसके ट्रिपल टैक्स बेनिफिट्स हैं। कैसे? इसमें जो पैसा जाता है वो टैक्स फ्री जाएगा, मतलब आपका टैक्स कटने से पहले ही एम्प्लॉयर आपके पेचेक में से पैसे लेगा और इस अकाउंट में डलवा देगा HSA में। पैसा ग्रो होगा टैक्स फ्री। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि HSA में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड में, ETFs में, हर कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपका HSA है, ऑप्टम में है या कहीं भी है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आपके HSA में पैसा है। ठीक है, वो बोलेंगे कि कुछ मिनिमम रखो कैश में 1000 या 1500, बाकी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्ट मतलब स्टॉक्स में करोगे, ETFs में करोगे, तो वो जो ग्रोथ होगी पैसे की वो टैक्स फ्री है। और जब आप पैसा निकलवाओगे, ठीक है, वो भी टैक्स फ्री। बट आपका ये पैसा, आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस होना चाहिए, उसी के लिए आप निकलवा सकते हो। ऐसे नहीं कि दूध लेने जा रहे हो पैसा निकलवा लिया HSA से, वैसे नहीं है, दूध प्याज नहीं लेने उससे, वो आपका कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज़ आपके अकाउंट में $10,000 था HSA में, वो ग्रो हो गया, $60-70,000 बन गए। ठीक है, और आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चों ने कहा पापा स्पाइडरमैन बनो, आप स्पाइडरमैन बने, आपकी टांग टूट गई। ठीक है, ये टांग टूटी आप जब 40 साल के थे। ठीक है, आपने पैसे HSA में से नहीं देने, वो आपने जब आप अपना इलाज करवाना, वो अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड जिससे मर्जी दीजिए, उसकी रिसीट संभाल के रखिए। रिसीट एज सच आजकल फिज़िकल रिसीट कोई नहीं संभाल के रखता, तो उसकी फ़ोटो खींचिए और उसको गूगल ड्राइव पे रखिए। और जब इसको आप 60-70 साल जब भी हो के आप फिर HSA में से पैसे निकलवा सकते हैं एज अ मेडिकल एक्सपेंस। अगर आपका मान लो $10,000 का खर्चा आया ये आपकी टांग ठीक करवाने में, तो आप $10,000 टैक्स फ्री निकलवा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल अकाउंट है HSA, इसलिए मैंने आपको डिडक्टिबल की थ्योरी समझाई कि क्या होता है। तो ये अकाउंट भी आप प्लीज़ ज़रूर खुलवाइए। ठीक है, और फिर दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस है लाइफ। देखो, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके बच्चे डिपेंडेंट है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, सिंपल, वो भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, उनके बेनिफिट्स में रहता है। फिर डिसेबिलिटी है कि अगर खेलते हुए या वर्क रिलेटेड कोई इंजरी हो गई या कोई भी इंजरी हो गई और आप काम नहीं कर पा रहे कुछ महीने के लिए, तो आपको ये कवर करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, तो ये भी ले लो। फिर है होम इंश्योरेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो मैंडेटरी है काइंड ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ्लोरिडा में लास्ट ईयर काफ़ी फ्लड्स आए थे, कई लोगों के घर लिटरली डूब गए थे। तो अगर उनके पास होम इंश्योरेंस नहीं होता तो वो उनका घर गया था, बट उनको होम इंश्योरेंस ने कवर किया, तो इम्पॉर्टेंट है। कार इंश्योरेंस ऑब्वियसली
किसी एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हुए, किसी ने आपको सू कर दिया, तो आपको कार इंश्योरेंस बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गई इंश्योरेंस की बात। ये आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है इंश्योरेंस, ठीक है। किसी इंश्योरेंस को आपने कंप्लेसेंटली छोड़ना नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप सारे इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। ओके, तो ये हो गए हमारे एपिसोड के 5 पिलर। हमने बैंकिंग से शुरू किया, अपना चेकिंग, सेविंग्स अकाउंट, फिर हमने क्रेडिट स्कोर की बात की, धीरे धीरे उसको बनाना शुरू कीजिए। फिर हमने बात करी टैक्सेस की कि टैक्सेस, मार्जिनल टैक्स रेट ये क्या है। फिर हमने बात की रिटायरमेंट एंड इन्वेस्टिंग की, और फाइनली हमने बात की इन सारी मेहनत को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 पिलर। तो इस एपिसोड का आपका होमवर्क ये है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करो जाके। आजकल तो यूजुअली बैंकिंग जो आपकी ऐप्स हैं वहीं आ जाता है, बट आप creditkarma.com या freeannualcreditreport.com पे जाके अपना क्रेडिट स्कोर निकलवा सकते हो, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कितना है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका एक जगह 800 हो, एक जगह 750 हो, एक जगह 850 हो। ये क्योंकि 2 तरह से क्रेडिट स्कोर निकालते हैं, एक फाइको होता है और एक वेंटेज पॉइंट होता है, ठीक है। तो कौन सी एल्गोरिदम, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए वो डिफरेंट भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपना क्रेडिट पुल करवाते हो, मान लो आप घर ले रहे हो या आप कार लोन ले रहे हो, तो लेंडर आपका क्रेडिट पुल करता है, वहाँ तो 760 आ जाता है कई बार, क्योंकि वो जो पुल करते हैं वो 3 क्रेडिट ब्यूरोज हैं यूएसए में, इक्विफैक्स, ट्रांसयूनियन और एक्सपीरियन। वो वहाँ से पुल करते हैं, और उनकी जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी सेंसिटिव रहती है। अगर मतलब आपने कोई भी लेट पेमेंट है, आपकी कोई मिस्ड पेमेंट है, उनका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है, तो इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर वहाँ काफ़ी एकदम से नीचे जाता है। तो हो सकता है आपकी बैंकिंग ऐप में आपका 860 आ रहा हो, बट वहाँ 740 पुल हो जाएगा। बट घबराना नहीं है, इट्स ऑल फाइन, एज लॉन्ग एज यू आर ओवर 740 यू विल बी फाइन, ठीक है। तो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हम अगले एपिसोड में वैसे भी क्रेडिट स्कोर की पूरी चीर फाड़ करने वाले हैं, उसको डाइसेक्ट करेंगे पूरा, क्रेडिट अलग कर देंगे, स्कोर अलग कर देंगे, कि कैसे, कौन से फैक्टर्स इसको ड्राइव करते हैं, कैसे इम्प्रूव करना है, वो सब बारे में बात करेंगे। तो ये था आज का एपिसोड, राइट। यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह काम करता है। तो आपने मेरा एक काम करना है, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड एंड दिस पॉडकास्ट इन जनरल किसी के काम आ सकता है, क्योंकि मैं भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं यूएसए आने की, कुछ लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे बट उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप ये एपिसोड प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी ने नहीं बताया और वो भी खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ें, तो ये उनको हेल्प करेगा। मैं हूँ अमरदीप मान और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।